नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। चारधाम यात्रा मार्ग में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगपानी के पास तीर्थ यात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें कि इस बस हादसे में एक महिला की दुर्घटनाग्रस्त होते ही मौत हो गई और 2 महिलाओं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 26 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, और क्या कुछ अपडेट है मामले में? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे पवन से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तरकाशी में यह बड़ा हादसा हुआ है जहां पर 3 महिलाओं की मौत हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को अभी तक बाहर निकाल लिया है और तीनों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम से दर्शन करके ये वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर बस खाई में गिर गई, जिसमें आपको बता दें कि 3 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं 26 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। तो 3 महिलाओं की मौत अब तक इस हादसे में हो गई है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं जहां पर एसडीआरएफ के कर्मचारी आपको दिख रहे हैं। वही एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, अभी तक क्या कुछ मामले में अपडेट है? बिल्कुल भारती, आपको बता दें क्योंकि ये बड़ी दुखद घटना हुई है, क्योंकि श्रद्धालुओं से भरी हुई जो बस है वो गंगोत्री धाम से दर्शन करने के बाद में जैसे वापस आ रही थी और उसी समय ये हादसा हो गया गंगनानी के पास में। और वहां पर ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त होकर के 20-30 मीटर खाई में गिरी, जिसमें से अभी तक का जो ताजा अपडेट है, जो प्रशासनिक जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें 3 लोगों की डेथ हुई है और जो 9 गंभीर रूप से जो लोग 17 लोग घायल हैं, उनको वहां से एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया है। वहीं 9 लोग अभी भी वहां जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में उनका इलाज चल रहा है, जो सामान्य रूप से जो घायल है। तो कुल 27 लोग इस बस में सवार थे। अधिकतर लोग उधम सिंह नगर और बरेली के हैं, कुछ 2-1 लोग मेरठ के भी हैं। और ये काफी दुखद घटना हुई। कल देर रात की ये घटना है। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी, वैसे ही तत्काल प्रभाव से वहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो अपने उपकरण हैं उनको लेकर के वहां पर पहुंची। रेस्क्यू का अभियान चलाया गया और उसके बाद से जो 3 लोग अंदर फंसे हुए थे उनको भी वहां से निकाला गया। अन्य जो लोग थे उनको भी वहां से सुरक्षित निकाला गया। जो गंभीर रूप से जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद में ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया और जो सामान्य रूप से जो सामान्य तौर पे जो घायल थे उनका जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में पवन, जो लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल इलाज जारी है। अस्पताल में डॉक्टरों की तरफ से उनकी स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा गया है? हालांकि 4 लोग अभी भी उसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके बारे में अभी कुछ कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अन्य जो 9 लोग हैं वो सामान्य रूप से चोटिल हुए हैं, जिनका उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में अभी इलाज चल रहा है। वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है और 17 जो गंभीर रूप से जो घायल थे उनको एम्स ऋषिकेश में उनका इलाज चल रहा है। उनमें भी जो 4 लोग हैं वो 4 अति गंभीर परिस्थितियों में है। अभी तक उनके बारे में कहा जाना मुश्किल है। पवन, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद उनको दी गई है, कोई मदद उनकी की जाएगी? हालांकि जो भी इस संबंध में अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रशासन की ओर से अभी बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोई भी हादसा होता है और उसके बाद से जो इस तरह की आपदा प्रबंधन विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको मदद दी जाएगी। और जैसा कि पहले भी इस तरीके के जो हादसे हुए हैं, उन हादसों से निपटने के लिए और उन हादसों में जो लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं या फिर जिन लोगों की जो लोग उसमें दिवंगत होते हैं उनके परिवार वालों को जो मुआवजा देने का जो प्रावधान है प्रशासन की ओर से, वो सभी मुआवजा दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको जो विशेष तौर पर सरकार का ये मंशा है कि
कि सभी को स्वस्थ कैसे किया जाए, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और डॉक्टरों को और चिकित्सकों को, इसके साथ साथ अस्पतालों को भी प्रशासन की ओर से साफ निर्देश हैं कि किसी प्रकार की इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। पवन, ये बड़ा जो हादसा हुआ है, इसके पीछे की मुख्य वजह अभी तक क्या पता चल पाई है? क्या बस के ड्राइवर से बात हो पाई है? उसकी हालत कैसी है? हालांकि भारतीय अभी जो स्थिति है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की प्राथमिकता है प्रशासन की, लेकिन इस तरह के जो हादसे हुए हैं भविष्य में इस तरह के हादसे न हो, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से जांच बैठाई गई है। और जैसे ही जांच में जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून एसएसपी ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। एसएसपी ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था का जायजा लेने वो खुद सड़कों पर उतरे। स्मार्ट परियोजनाओं के तहत मुख्य मार्गों पर निर्माण जो हो रहा है उसको लेकर तमाम जायजा जो है वो एसएसपी की तरफ से किया गया और शहर के विभिन्न स्थानों पर ये निर्माण कार्य जो किए जा रहे हैं, तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एसएसपी ने खुद स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। तमाम तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर ये निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम निगरानी जो है वो एसएसपी के द्वारा खुद से बढ़ती जा रही है। देहरादून एसएसपी जो है वो अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों का जायजा लिया, यातायात व्यवस्था का भी उनके द्वारा जायजा लिया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस की टीम पूरी तैनात यहाँ पर नजर आ रही है। यातायात का व्यवस्था का जो जायजा लिया वो खुद एसपी वहां पर लेने के लिए पहुंचे। स्मार्ट परियोजनाओं के तहत मुख्य मार्गों का ये निर्माण किया जा रहा है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें देहरादून की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शैला रानी रावत की किडनी में दिक्कत के चलते उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर शैला रानी का हाल जाना और शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। आपको बता दें कि कल स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी शैला रानी का हालचाल जाना था। तो उत्तराखंड के देहरादून की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की शैला रानी से। आपको बता दें कि शैला रानी की तबीयत जो है वो बिगड़ी हुई है और उसी को लेकर तमाम नेताओं ने उनसे मुलाकात की। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एमएलए शैला रानी की जब तबीयत बिगड़ी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ तमाम सांत्वना जो है वो धामी की तरफ से दी गई। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, शैला रानी की तबीयत में अब क्या कुछ सुधार है और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारतीय केदारनाथ से शैला रानी रावत विधायक हैं और इससे पहले भी वो 2012 में भी वो वहां से विधायक रही थी कांग्रेस पार्टी से, और इस बार वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी से केदारनाथ से वो विधायक हैं। और उनकी तबीयत पहले से भी, उनका जो किडनी का इन्फेक्शन था और पहले कुछ उनको कैंसर की शिकायत थी, इसकी वजह से उनकी हालत भी खराब हुई थी, जिसको वहां से एयरलिफ्ट करते हुए रुद्रप्रयाग से उनको एक निजी अस्पताल में, देहरादून के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था, और जहां पर भी उनको अभी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ था। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी चिकित्सकों से ली और उनसे मुलाकात भी की, उनकी बेटी से भी मुलाकात की और हर संभव सरकार की ओर से मदद का भरोसा भी दिलाया गया। और गंभीर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश भी दिए थे, उसके आधार पर उनको देहरादून से दिल्ली में मेदांता में उनको रेफर भी किया गया है। पवन, डॉक्टरों की तरफ से अभी क्या कुछ सामने आया है? डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है उनकी तबीयत को लेकर? हालांकि हालत अभी गंभीर बनी हुई, डॉक्टरों का अभी इस संबंध में अभी ऐसा कोई बुलेटिन जारी नहीं हुआ है कि हालत कितनी गंभीर है और कब तक उनको इस बीमारी से उनको राहत मिलेगी। लेकिन जो बीमारी है काफी गंभीर बीमारी है, इससे काफी लंबा समय अभी उनके स्वास्थ्य सुधार में लग सकता है। अगर शैला रानी की अगर मैं राजनीतिक सफर की बात करूं तो कितना प्रभाव उनमें दिखता है पवन?
बिल्कुल, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो अपने भी प्रभाव होता है, पार्टी का भी प्रभाव होता है। दोनों ही प्रभाव से ही वो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव शैलारानी रावत का भी है। इसी वजह से वो पहले भी वहां से कांग्रेस से भी चुनाव जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी वो चुनाव जीती हैं, वर्तमान में भी वो वहां से विधायक हैं। हालांकि जब वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा था तो विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत के नेतृत्व में उन्होंने हरीश रावत से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और उसके बाद जब 2017 का चुनाव हुआ, 17 के चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वो जीतने में नाकामयाब हुई थी। वो उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी केदारनाथ विधानसभा से, वहां से वो विजयी हुई है। वर्तमान में वो विधायक हैं और वो अच्छा खासा रसूख भी रखती हैं और महिला हैं। इस नाते बिल्कुल पवन, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि शैलारानी क्योंकि एक महिला है और काफी लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है, काफी एक्सपीरियंस उनके पास है, स्थानीय लोगों की अगर मैं बात करूं तो उनमें उनकी छवि कैसी है? बिल्कुल, अगर जो जनप्रतिनिधि बार बार जीतता है तो इससे ये तय होता है कि उसकी राजनीतिक छवि कैसी है, उस क्षेत्र में उनका दबदबा कैसा है, क्षेत्र के विकास में उनका कितना योगदान रहा। इन तमाम पहलुओं पर ही विचार करके जनता दूसरी बार किसी भी प्रतिनिधि को चुनती है। तो ऐसे में शैलारानी रावत के साथ भी एक तो वो महिला है, दूसरा वो ऐसे दूरस्थ क्षेत्र से वो चुनी जाती है जहाँ, और जो कि विश्व विख्यात क्षेत्र है केदारनाथ धाम, अपने आप में ही एक बड़ी पहचान रखता है विश्व के नक्शे पर। तो ऐसे में वहां से जो विधायक के रूप में चुना जाना उनका, और बार बार चुना जाना, तो कहीं कहीं उनका जो रसूख है वो उस क्षेत्र में उनका बेहतर है। और ऐसे में उनके जो इस समय उनको स्वास्थ्य की जो दिक्कत पैदा हुई है, उससे कहीं कहीं उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी उससे क्षति हो रही है। जी पवन, शैलारानी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात की तस्वीरें भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। काफी भावुक तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्या कुछ बयानबाजी सामने आई थी उनसे मुलाकात के बाद? हालांकि इस ऐसे मौके पर कोई इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री ने शैलारानी रावत के स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सकों से भी जानकारी हासिल की और साथ ही उनका भी कुशलक्षेम पूछी और उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी यही प्रतिक्रिया आई है कि उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पवन, अब आगे की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? भारती, अब आगे की स्थिति के बारे में चिकित्सक ही बता पाएंगे कि आगे की स्थिति कैसी है। और जहां पे उनका इलाज चल रहा है मेदांता दिल्ली में, वहां पे उनका जो इलाज चिकित्सक कर रहे हैं वही अब बेहतर उनकी स्थिति को बता पाएंगे। हालांकि अभी तक का स्थिति यही है कि उनके स्वास्थ्य में अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं है। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में मंगलवार को भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर जोशीमठ से देहरादून जा रहा था, लेकिन श्रीनगर के पास तकनीकी दिक्कत आने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर को गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में, आपको बता दें कि स्टेडियम में उतरवाना पड़ा। और सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से प्रशासन के साथ ही स्थानीय प्रशासन में भी खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर चौरास स्टेडियम में ही रहेगा, जिसकी सुरक्षा आर्मी के जवान कर रहे हैं। तो श्रीनगर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोशीमठ से देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, साथ ही साथ उस हेलीकॉप्टर का ख्याल रखने के लिए तमाम जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ वहां पर कई जवान भी आपको नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद मिनी बैंक में घुसकर 1.5 लाख रुपए की चोरी के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी के कब्जे से 13,820 रुपए और चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल बरामद हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।
भाद्राबाद बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा जो एक बैंक का जो पैसे इकट्ठे करता था उसके गले से कुछ पैसे निकाल लिए गए थे। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एकड़ क्षेत्र का है और इसको गिरफ्तारी करके आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है वैसे तो अच्छे परिवार से है, इसके फादर टीचर भी हैं, परंतु ये नशे की लत में होने के कारण ये अपने शौकों को पूरा करने के लिए चोरी करता था। पहले भी ये जेल जा चुका है। इस वर्ष उत्तराखंड में गर्मी का कहर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि खासकर मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। लू से जनजीवन प्रभावित है। मई में ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद जून में भी दून के अधिकतम, आपको बता दें कि जो तापमान है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दून का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि 122 वर्ष में सर्वाधिक है। वर्ष 2022 में जून में पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, जबकि ऑल टाइम रिकॉर्ड वर्ष 1902 में 43.9 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि अभी दून समेत अन्य मैदानी क्षेत्रों में अगले 2 दिन पारे में और इजाफा होने की आशंका है। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी की गई सूचना के मुताबिक 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही चुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। दरअसल उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली चल रही है, जिस पर उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही हरिद्वार और चमोली जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में हरिद्वार जनपद की विधानसभा मंगलौर में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को दोनों विधानसभा में वोटिंग होगी, जबकि 13 जुलाई को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि मंगलौर विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी का 30 अक्टूबर 2023 को नोएडा के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद से ही ये विधानसभा सीट खाली चल रही है। साथ ही मंगलौर सीट पर उपचुनाव के संबंध में एक याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, जिसके चलते यहां लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव नहीं हो सका था। अब याचिका निस्तारण के बाद ये संभव हो सका है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने 17 मार्च 2024 को विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। देखिए, मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 10 जून को घोषणा हो गई है और 14 तारीख को इसका नोटिफिकेशन होगा और 14 तारीख से ही नॉमिनेशंस वगैरह लिए जाएंगे। और इस चुनाव को देखने के लिए और इसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लक्ष्मी प्रसाद चौहान जो एसएलओ का कार्य देख रहे हैं वो करेंगे। और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारी जो है वो 21 जून तक चलेगी। 24 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म्स की समीक्षा होगी और 26 तारीख को नाम वापसी का दिन तय हुआ है। और 10 जुलाई को मतदान की तिथि है और 13 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी और 15 तक हमारा जो आचार संहिता लागू है वो लागू रहेगी। और चूँकि हरिद्वार जनपद में 2 नगर निगम से, अतः जो आचार संहिता है केवल हमारे मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में ही प्रभावी रहेगी और जनपद के अन्य विधानसभाओं पे इसमें आचार संहिता का प्रभाव नहीं रहेगा। पोलिंग पार्टियां हमारी कलेक्ट्रेट से ही रवाना होंगी और नाम निर्देशन पत्र भी हमारे कलेक्ट्रेट्स में ही हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा लिए जाएंगे। कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस को हम लोग इसको नोटिफाई कर रहे हैं और काउंटिंग भी की प्रक्रिया भी हमारे आपके कलेक्ट्रेट में ही संपन्न होगी। मंगलौर विधानसभा में लगभग 1,19,000 वोटर्स हैं और इन 1,19,000 वोटर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं और पूरे विधानसभाओं को हम लोगों ने शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और इस उपचुनाव को निर्विवादित रूप से संपादित करने के लिए इसको 4 सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है और 3 जोनों में डिवाइड किया है। और फोर्स की डिमांड हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, पर्याप्त फोर्स की हम लोगों ने डिमांड कर ली है और मुझे आशा है, विश्वास है कि हम लोग
बहुत ही आराम से, प्यार से और निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को संपादित करें। तो देखिए, मतगणना में और अगर पोलिंग के हिसाब से भी अगर हमारे टीम्स की हम बात करें तो 132 पोलिंग बूथ्स में वाद्राबाद के सिडकुल हाईवे सहित सुभाष नगर और हरिद्वार क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर अवैध खनन के भंडारण करने वालों पर अब जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत कार्यवाहक विभाग की ओर से विभागों के शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन का भंडारण किए जाने की लगातार खबरें सामने आ रही थी। कार्यवाहक विभागों के अधिकारी अब इन जगहों पर छापेमारी करने और खनन सामग्री के अवैध भंडारों की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। अभी शिकायत मिली थी आपके द्वारा कि राजा बिस्कुट चौक से लेके और आगे तक के एरिया में अवैध भंडारण है जो रोड पे थे। या पहले वो अपनी जगह में थे, उसके बाद नाला बना तो अतिक्रमण करके वो नाले की तरफ आ गए हैं। तो इसमें हम एक एसडीएम साहब के साथ संयुक्त जांच करेंगे, जिसके लिए हम क्या है पता लग जाएगा कि किसकी ज़मीन है, किसका क्या। अगर अतिक्रमण है तो उस पर भी कार्रवाई होगी एसडीएम साहब की तरफ से, रेवेन्यू की तरफ से जो भी होगी, और जो अवैध भंडारण है उन पर भी कार्रवाई होगी। जिस राजा बिस्कुट चौक से लेकर और सुभाष नगर वाले एरिया में कुछ बता रहे हैं आप, जो रोड पर भंडारण चल रहे हैं उनमें खनन विभाग की टीम रहेगी, रेवेन्यू की टीम रहेगी। उस समय जो है पता लग जाएगा ना लैंड किसकी है, किसके नाम है। ऐसे तो ये लोग तो मेन रोड पर डाल देते हैं, फिर उठा के चले जाते हैं, तो पता नहीं लग पाता कि ना किसके नाम पेनल्टी जाएगी, क्या है। इस तरीके के प्रकरण आते हैं सामने ना, तो इसलिए रेवेन्यू का होना उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेवेन्यू के साथ ही ये जाँच हो पाएगी, तो रोक लग पाएगी। अभी तो कैलाश रोड मिनरल्स भी आ गई, बिना रॉयल्टी के तो कुछ जा ही नहीं रहा है, लेकिन इनके ऊपर भी रोक लगाई जाएगी जो मतलब चोरी छुपे ऐसे काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।